जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। ठीक है, अभी हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी देख रहे हैं। आज ये सेकंड चैप्टर है। इसका नाम है कृषि। इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे मैप के साथ। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। ठीक है, अर्थात भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि पर ही ज़्यादा लोगों का निर्भरता है। आज भी देख सकते हैं कि ज़्यादातर किसान लोग ही हैं अपने देश में। उसी के बारे में ये बताया जा रहा है। आगे देखते हैं कि कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संस्कृति रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती एक तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। इसके बारे में देखते हैं हम। प्रारंभिक जीविका निर्वाहन कृषि, अर्थात जीवन निर्वाहन के लिए जो कृषि की जाती है उसके बारे में देखते हैं। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि और औजारों जैसे लकड़ी के हल अर्थात डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थिति की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। अर्थात छोटी सी भूमि पर जो कृषि की जाती है, खुद का मतलब अपना हल वगैरह से, बैल से, यानी ज़्यादा बिना ज़्यादा इन्वेस्ट किए हुए खुद से कृषि की जाती है। उसी के बारे में ये बताया गया हुआ है। ठीक है, यह कर्तन दहनी प्रणाली कृषि है। किसान ज़मीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़ों से हस्तांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के हस्तांतरण के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरता अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार कृषि की उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की खेती के विभिन्न नामों से जाना जाता है। अर्थात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिन किसान के पास छोटी सी ज़मीन की भूमि होती है तो वो हस्तांतरित कृषि का भी उपयोग करते हैं। जैसे कि मान गए कि आज भी समाज में जहाँ पे खेती प्रधान है, जहाँ पे किसान प्रधान समाज है, वहाँ पे एक खेत में लगातार 1 से 2 साल के खेती करने के बाद, अर्थात उसमें बीजारोपण करने के बाद या उस खेत में कृषि उगाने के बाद उस को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसका नमी खुद फिर से दोबारा उत्पन्न हो जाए उसमें। क्योंकि लगातार भूमि पर कृषि करने के बाद उसका पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिससे कारण उत्पादकता बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये बताया गया हुआ है। चूँकि किसान आधुनिक पद्धति का उपयोग भी नहीं करते हैं, रसायन का भी उपयोग नहीं करते हैं, तो इससे उत्पादकता भी ज़्यादा नहीं होती है। तो किसानों के पास एक ही उपाय होती है कि हस्तांतरित करके, अर्थात कुछ दिन तक उस पर लगातार कृषि करें और कुछ दिन के लिए छोड़ दें और पुनः कुछ दिन के बाद उस पर कृषि कर सकते हैं। इसी के बारे में बताया गया हुआ है। आगे देखते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पालमू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। अर्थात इसका नाम के बारे में ये बताया गया हुआ है। झूम के बारे में ये बताया गया हुआ है। इसे भी देख लेते हैं। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेडा, उड़ीसा में पामाडावी या कोमान या बरिगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे,
हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम। अर्थात झूम कृषि के यहाँ पे कुछ नाम का मतलब उच्चारण किया गया हुआ है, उसके नाम को बताया गया हुआ है। इसको हम लोग 9th क्लास के ज्योग्राफी में भी इस चीज़ को पहले से पढ़ चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ बताया गया हुआ है इस फिगर में किसी के बारे में। आगे देखते हैं। रिंझा में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपनी परिवार के सदस्य द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। जैसा कि ऊपर मैंने हम लोगों ने फिगर में देख लिया। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी भूमि को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिससे कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़ों की तलाश करनी होगी। अर्थात जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि आधुनिक पद्धति और रसायन का उपयोग करने से वंचित है, तो ये झूम कृषि या हस्तांतरित कृषि का प्रयोग करते हैं, इसी के बारे में ये बताया गया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि गहन जीविका कृषि क्या होता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अर्थात गहन कृषि वैसे होती है जहाँ पे जिस क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव अत्यधिक होता है और भूमि कम होती है, और तो भूमि जितना हो तो लोग उसका उपयोग, उस भूमि का उपयोग वहाँ पे खेती करके अपने जीवन यापन के लिए, या फिर वहाँ पे गहन कृषि मतलब या अर्थात वहाँ पे बहुत सारा रसायन की मात्रा दे करके आधुनिक पद्धति का उपयोग करके वहाँ पे कृषि की जाती है। उसी के बारे में बताया गया हुआ है कि रासायनिक निवेश रसायन का प्रयोग करके, सिंचाई का प्रयोग करके खेती की जाती है। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन जो भारत की जो टोटल भूमि है सो उतना ही है। तो जनसंख्या बढ़ती है तो भूमि का बंटवारा होता है, भूमि पार्ट बाई पार्ट में बढ़ जाता है, जिसके कारण भूमि का जोत और भूमि का आकार अर्थात भूमि की जो हिस्सेदारी है जनसंख्या में बढ़ती जा रही है, जिससे कारण उसकी भूभाग या फिर उसके जोत या फिर उसका पार्ट छोटा होते जा रहा है। इसी के बारे में बताया गया हुआ है। और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतर पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। अर्थात छोटी सी जब कृषि क्षेत्र रहेगा तो उसमें अत्यधिक रसायन, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग करके किसान उस पर उर्वरक करना चाहते हैं। इसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग में उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। अर्थात यह वाणिज्यिकरण से मतलब यहाँ ये है कि किसी भी फसल को उगा करके उसको ज़्यादा मात्रा में निर्यात किया जाए, इसी के बारे में ये बताया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में चावल काफ़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है, लेकिन वही अगर उड़ीसा के क्षेत्र में देखें तो वहाँ पे यह एक जीविका का फसल है। अर्थात वहाँ पे जीविका के लिए ही ज़्यादातर की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापार क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे एक रोपण कृषि के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि बहुत सारे कृषि इस तरह से उसका उपयोग की जाती है जिससे मतलब उसका उपयोग कच्चा माल के रूप में किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आधुनिक भारत में
1917 के आसपास में 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था, सो नील की खेती के लिए जो अत्याचार किया जाता था उस पर अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज नील है मज़दूरों पर, नील के मालिकों के द्वारा, तो वहाँ भी जो नील की खेती की जाती थी एक्चुअली में उसका रंग में प्रयोग के लिए किया जाता था। आज भी देखते हैं कि कपास से रेशम की प्राप्ति होती है। इस तरह का प्रयोग जो कच्चे माल के रूप में उद्योगों में उसका प्रयोग किया जाता है, उसी के बारे में हमें बताया जा रहा है कि जब कच्चे माल की पूर्ति के उद्देश्य से जब वैसे की खेती की जाती है जिसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में हो, तो वही उसी के बारे में यहाँ रोपण कृषि के बारे में ये बताया जा रहा है, ताकि इसका उपयोग उद्योगों में कच्चे मालों के रूप में किया जा सके। ठीक है, अभ्रक के बारे में ही जानते होंगे कि अभ्रक का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ के मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक फिगर है कि उत्तर पूर्व में बांस की खेती है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अर्थात जिस भी फसल का जब निर्यात किया जाता है तो उसमें बाजार का एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसके परिवहन संचार का भी साधन की देख रेख की जाती है। अर्थात उसका विकास किया जाता है और उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जो फसल होती है उसका संचार किया जाता है, उसका परिवहन किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। और सस्य प्रारूप के बारे में देख लेते हैं। अपने भारत की भौतिक विविधताओं की, संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है: रबी, खरीफ और जायद। ये तीन तरह के फसल का प्रकार है जिसका उत्पादन भारत देश में किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक करके कि रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। ठीक है, यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि शीत ऋतु में ये रबी फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जो कि अक्टूबर नवंबर के बीच में ये बोई जाती है और अप्रैल मई में जा कर के काट लिया जाता है। ठीक है, जिसमें गेहूँ, मक्का, जौ, सरसों ये सब आ जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। और इसके क्षेत्र के बारे में ये बताया जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में होता है। ठीक है, गेहूँ के उत्पादन में आर्थिक समीक्षा के अनुसार अभी उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। उसके बाद एमपी आ जाता है, यूपी, उसके बाद एमपी आ जाता है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज में अगर देखा जाए प्रति का टन उत्पादकता के अनुसार अगर देखा जाए तो पंजाब 1 नंबर पर है। ठीक, आगे देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसा कि हरित क्रांति के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब हरित क्रांति हुई थी तो सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव, सबसे ज़्यादा वृद्धि गेहूँ में हुई थी, क्योंकि गेहूँ पर इसका प्रभाव अत्यधिक पड़ा और सबसे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि भी गेहूँ में हुआ था। ठीक है, इसी के बारे में ये बताया गया हुआ। आगे देखते हैं। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंगा, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। ठीक है, यहाँ पे मक्का जो है कि यहाँ पे खरीफ फसल में भी दिया गया हुआ है। मक्का का 2 बार में मतलब इसका खेती हो जाता है। इसके बाद यहाँ जो चावल हो गया, तो ये चावल खरीफ फसल की मुख्य फसल है। ठीक है, जो कि
या ये कहाँ सॉरी जो कि जब मानसून का आगमन होता है, जैसे कि जुलाई अगस्त, ठीक है, तो मतलब उस समय ये बोई जाती है। और फिर जब ये मानसून की जो समाप्ति होने लगती है तब जाकर इसे काट लिया जाता है। इसके और खरीफ फसल के मुख्य फसलें के बारे में दिया गया हुआ, जैसे कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर का मतलब अरहर हो गया, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है, ठीक है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। जैसा कि आर्थिक हाल ही का आर्थिक समीक्षा जो 21-22 का हुआ था, उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल में चावल अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, अर्थात पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 1 नंबर पे पश्चिम बंगाल है, ठीक है। आगे देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें आंस, अमन और बोरो पाई जाती है। अर्थात ये आंस, अमन और बोरो जो कि धान की एक प्रजाति है। आगे देखते हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। अर्थात जब रबी फसल और खरीफ फसल, अर्थात जब रबी फसल जब कट जाती है और खरीफ फसल बोने से पहले का जो बीच का जो समय होता है, तो उसको मान के चल सकता है मई, जून और जुलाई, इसके बीच ये जो 3 महीने का समय होता है, तो इसके बीच में जो भी फसल का उत्पादन किया जाता है, जो भी फसल खेतों में बोई जाती है, जिसका भी उत्पादन होता है, उसे जायद फसल के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे जैसे में देख सकते हैं कि तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियाँ और चारे की फसलें की खेती की जाती है, ठीक है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। जैसे कि जानते हैं कि गन्ने की रोपाई लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास में की जाती है, जो कि अगले साल अक्टूबर नवंबर में ही फिर से काटी जाती है। अर्थात इसमें लगभग 1 साल की समय अवधि लग जाती है। आगे देखते हैं। मुख्य फसलें में मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। भारत में उगाए जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दाल, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि है। ये मुख्य फसल के बारे में जो बताया गया हुआ है, जो कि खाद्यान्न और अखाद्यान्न है, उसके बारे में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। आगे देखते हैं चावल के बारे में। चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारे देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है, ठीक है। चावल के कृषि अर्थात धान रोपण के बारे में ये बताया गया हुआ इस फिगर में। आगे देखते हैं। ये इंडिया के मैप हुआ, अपने भारत देश का मैप हुआ। इसमें चावल के उत्पादन क्षेत्र के बारे में ये दिखाया गया हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे चावल का क्षेत्र कौन कौन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। ये असम का भी क्षेत्र है कुछ, और उसके बाद यहाँ देखें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये महाराष्ट्र का भी क्षेत्र है, झारखंड का भी कुछ क्षेत्र है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, या तमिलनाडु का भी क्षेत्र हो गया इसमें। उसके बाद कम मात्रा में ये रहा पश्चिमी तट में भी है। यहाँ उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ हरियाणा का क्षेत्र हो गया, पंजाब का थोड़ा क्षेत्र हो गया। ये सब क्या है, तो यहाँ पे चावल का उत्पादन होता है, ठीक। और जो वाइट कलर का है वहाँ पे चावल की खेती 9 के बराबर होती है, अर्थात वहाँ बहुत कम मात्रा में चावल की खेती होती है, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने चावल कहाँ कहाँ उत्पादन होता है उसके क्षेत्र के बारे में भी देख लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादक देश है यह खरीफ की फसल है। जैसे कि चावल एक खरीफ की फसल है, जिसे उगाने के लिए उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होनी चाहिए। अधिकतम आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। उसके बाद कम वर्षा वाले क्षेत्रों में
इसे सिंचाई करके उगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे पानी की मात्रा, जहाँ पे जल की मात्रा अत्यधिक अत्यधिक नहीं है, अर्थात जहाँ पे वर्षा ज़्यादातर नहीं होता है, जहाँ की वर्षा रेट बहुत कम है, वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से इन नहर के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से उसका सिंचाई करके उसका उत्पादन अत्यधिक मात्रा में भी किया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राजस्थान का क्षेत्र है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उधर सिंचाई का प्रयोग करके, नलकूप का प्रयोग करके, नहर का प्रयोग करके जल की मात्रा उपलब्ध करवा करके वहाँ भी सिंचाई करना अब संभव हो पाया है। अब देखते हैं गेहूँ के बारे में। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। रबी फसल की फसल उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अर्थात धान की अपेक्षा इसमें गेहूं में वर्षा की मात्रा कम चाहिए, लेकिन इसका जो मतलब जब गेहूं जब खेतों में जब बोई जाती है तो उस समय तापमान न्यूनतम चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर और नवंबर दिसंबर के आसपास में, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ठंडा का मौसम आ जाता है। उस समय तापमान लगभग मतलब न्यूनतम तापमान रहता है, तो उस समय गेहूँ बोई जाती है। लेकिन जैसे ही फिर मार्च और अप्रैल के महीना आता है तो इसे काटने का समय हो जाता है, तो उस समय तापमान ऊंचा हो जाता है। यही एक मतलब इसी के बीच गेहूं का पैदावार होता है। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिमी में गंगा सतलज का मैदान, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि यानी पंजाब हरियाणा के क्षेत्र से इस सतलज नदी और गंगा का मैदान जो कि उत्तर प्रदेश में हो गया। दक्कन के काली मिट्टी वाला प्रदेश प्रमुख पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में कुछ भागों में गेहूं की पैदावार करने वाले मुख्य राज्य है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा कि यूपी गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पे है, दूसरा एमपी है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये बताया गया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। मोटे अनाज के बारे में देख लेते हैं। मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरण तरह रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। ठीक है, आगे देखते हैं बाजरा के बारे में। बाजरा एक बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। ठीक है, और रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। अर्थात बाजरा के लिए कैसी मिट्टी चाहिए उसके बारे में ये बताया गया हुआ है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में है। ये जगह का नाम है जहाँ पे इसका उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। अब देखते हैं मक्का। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक, यह खरीफ फसल है। आगे देखते हैं। अब यहाँ एक मैप है। मैप में पहले हम लोग गेहूं के उत्पादन क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि गेहूं का मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन कौन है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है रंगीन कलर का, ये पूरा गेहूं का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है,
मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गए, बिहार भी हो गया, ठीक, इधर मध्य प्रदेश, यहाँ कुछ महाराष्ट्र का भी क्षेत्र हो गया, यहाँ कुछ गुजरात का भी क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये सब मुख्य गेहूँ उत्पादक क्षेत्र है और जो सफ़ेद है वो वहाँ पे मतलब कम मात्रा में गेहूँ का उत्पादन किया जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अर्थात हम लोग देख रहे हैं कि मक्का के उत्पादक क्षेत्र और मक्का के लिए तापमान कैसा चाहिए। सॉरी, एक बैटरी लो का। चलिए देखते हैं आगे कि मक्का के लिए तापमान और उसके बारे में देख लेते हैं, जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार के से उगाई जाती है। मक्का के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रबी फसल के साथ भी कुछ क्षेत्रों में मक्का की कृषि की जाती है, ठीक। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दाल के बारे में। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है, आज भी है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अत्यधिक प्रोटीनदायक है। तूर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी, मतलब ये एक प्रैक्टिस करने के लिए बताया गया हुआ। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों की आवर्तन यानी रोटेटिंग में बोया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो हम लोगों ने दाल के बारे में देखा और दाल के लिए कैसा तापमान चाहिए, क्या चाहिए, इसके बारे में देखा और दाल का मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन है। और दाल के कृषि को एक रोटेटिंग का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जैसे कि लगातार किसी एक भूमि पर 2 साल गेहूं की खेती कर ली गई, धान की खेती कर ली गई, लेकिन 2 साल लगातार करने के बाद उसका उर्वरता कम जाती है। इसके लिए 2 साल के बाद अगर उस पर दलहनी फसल अगर करते हैं तो उसमें जा कर के जो दाल की जो पैदावार होती है, चूँकि दाल में नाइट्रोजन पाया जाता है, जिससे दाल की खेती अगर 2 साल के बाद या फिर 1 साल के अंतराल पर भी अगर कृषि करते हैं तो उस क्षेत्र की, उस खेत की, उस भूमि की नमी नमी नहीं, मतलब उसका उर्वरक शक्ति वापस आ जाती है और वहाँ पर अगली बार में अच्छी तरह से फसल का उत्पादन होता है, ठीक। आगे देखते हैं। खाद्यान्न फसलों के अलावा अनेक खाद्य फसलें कौन कौन से हैं, जैसे गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, देखते हैं आगे, और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शरीर बनाने में काम आती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य है। अर्थात गन्ना के उत्पादक राज्य के बारे में बताया गया हुआ है और गन्ना का तापमान वगैरह के बारे में और वर्षा के बारे में भी बताया गया हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने देखा ऊपर। और यहाँ पे एक फिगर में गन्ना की खेती के बारे में दर्शाया गया हुआ है, इसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं तिलहन के बारे में। तिलहन 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत के विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल तेल,
तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौल, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसल है। अर्थात तिलहन से हमें तेल की प्राप्ति होती है अलग अलग वैरायटीज़ की। ठीक है, इनमें से अधिकतर खाद्य और खाद्यान्न बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों का साबुन प्रसाधन और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल के। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ एक फिगर में दिखाया गया हुआ है तिलहन फसल के बारे में। ठीक है, सरसों के, सूरजमुखी का, मूंगफली के बारे में दिखाया हुआ। चलिए आगे देखते हैं। प्राप्त होता है गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। 16-17 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दिया गया हुआ सो आंकड़ा जो 16-17 का है। अलसी और सरसों रबी फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुएं में बोए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं चाय के बारे में। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसके शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतम चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भलीभांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा को बौछारों इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में चाय उगाई जाती है। सन 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा चाय उत्पादक देश। अर्थात हम चाय के बारे में समझ सकते हैं। चाय के उत्पादक राज्य कौन कौन सा हो गया, जैसे कि खास करके पहाड़ी इलाका में जो कि इसके ढलाऊ क्षेत्र पे मतलब इसका कृषि की जाती है। मतलब इसको सीढ़ीनुमा की तरह भी देख सकते हैं। सीढ़ीनुमा के तरह ही इसका कृषि किया जाता है। ये खास करके पहाड़ी इलाके में होता है। ये भारत के मुख्य रूप से भारत की नहीं, ये अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में लाया गया। जैसा कि जानते हैं कि चाय के उत्पादन में और भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, जो कि 2016 के उत्पादन के अनुसार यहाँ पे बताया गया हुआ है। ठीक है, यही बताया गया हुआ था ऊपर, जिसको हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। अर्थात ये भी मतलब भारत की अपनी फसल नहीं है, ये भी विदेशी मूल की ही फसल है, जो कि विदेश से लाया गया था। उसके बाद अपने देश में उत्पादन होने लगा। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांगे हैं। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी। बाबा बुदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में है, और आज भी इसकी खेती नीलगिरी के पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। ठीक है, कॉफ़ी के उत्पादन में नंबर 1 अभी कर्नाटक है। आगे देखते हैं बागवानी फसलें। सन 2016 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत उष्ण और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिन्हें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी जो मेघालय का क्षेत्र है के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार के लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। अर्थात ये कुछ विशेष जगह के विशेष फल है, विशेष फसल है। इसके मांग के बारे में ये बताया गया हुआ है। ठीक है, जैसे कि नागपुर और चेरापूंजी के संतरे हो गया। ठीक है,
तेलंगाना महाराष्ट्र के अंगूर हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के सेब नाशपाती हो गया। ये सब विशेष क्षेत्र में और विशेष तरह से पाए जाते हैं और इसका डिमांड विश्व में बहुत ज़्यादा है। इसी के बारे में ये बताया गया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फिगर में ही दिखाया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अनार है हो गया, सेब हो गया, अखरोट हो गया, इसी के बारे में बताया गया हुआ। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मटर, फूल गोभी, प्याज, बंदा गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादक में प्रमुख स्थान है। अर्थात तो भारत के ये जो प्रमुख कुछ सब्जियां है या फसल है, इसके बारे में बताया गया हुआ है कि जिसका मुख्य उत्पादक में आता है भारत में। आगे देखते हैं। और खाद्य फसल अर्थात जो खाने योग्य जो फसल नहीं है उसके बारे में देखते हैं हम। रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। अर्थात रबर के उत्पादन के लिए कैसी स्थिति चाहिए, कैसे परिस्थितियाँ चाहिए, इसके बारे में बताया गया हुआ है, ठीक। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो कि उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो खासी जयंतिया में इसका उत्पादन किया जाता है। अर्थात इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ है जहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है, उसी के बारे में बताया गया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। रेशेदार फसलें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं, ठीक है। कौन कौन है? कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, ठीक। इसमें से पहली तीन मिट्टी में फसल उगाने में से प्राप्त होती है और चौथा रेशम जो कि कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेशम की प्राप्ति हमें कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। और रेशम के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। जो कि मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है, अर्थात मलबरी रेशम है, ठीक है, जो कि हरी पत्तियाँ पे पाली जाती है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन अर्थात सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। अर्थात रेशम के उत्पादन के लिए मतलब उसका खेती की जाती है, जो उसको पाला जाता है, उसे सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। कपास के बारे में। भारत को कपास के पौधों पर का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी कि कच्चे माल के रूप में भी हमारे देश में बहुत सारे फसल की जाती है, जिसका उपयोग उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है, ठीक। कपास उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। 2016 में दक्कन अर्थात यहाँ 2016 के अनुसार, ठीक है, दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काली कपास मिट्टी अर्थात काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में ज़्यादातर कपास की खेती होती है। आगे देखते हैं। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ फसल की फसल है और इसे यहाँ देखिए कपास की कृषि के बारे में ये बताया गया हुआ है। अब आगे देखते हैं। पककर तैयार होने से 6 से 8 महीने लगते हैं और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अर्थात कपास कहाँ पर ज़्यादातर उत्पादन होता है, इसी के बारे में ये बताया गया हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं जूट के बारे में। अब जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अर्थात जूट के उत्पादक क्षेत्र के बारे में बताया गया हुआ है, कहाँ कहाँ पे इसका मुख्य रूप से इसका उत्पादन होता है। इससे आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसका प्रयोग बोरिया, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी के वस्तुएं बनाने में किया जाता है। यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे है, ठीक है। भारत में पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होती है, ठीक। आगे देखते हैं। इसके उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशे और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग
कम हो रही है। अर्थात देखते हैं कि जैसे ये सिंथेटिक पर्सन का, रबर का, जूट का, मतलब प्रयोगशाला में जब इसका प्रयोग करके जब ये बना लिया जाता है तो जो नेचुरल रूप से है इसका मांग अब मार्केट में कम होने लगा है, क्योंकि इस पे खर्चा भी ज़्यादा होता है और ज़्यादा मतलब मात्रा में ऐसा उत्पादन भी नहीं हो पाता है। इसी के लिए इसकी मात्रा में कमी आ गई है। आगे देखते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार में। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हज़ारों वर्षों से की जा रही है, ठीक है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। इस तरह की चीज़ आज भी देख सकते हैं समाज में कि किस तरह से जहाँ पे सिंचाई उर्वरता का बेहतर सुविधा नहीं है तो वहाँ पे लोग नेचर पर ही आधारित रहते हैं अपने कृषि के लिए। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह महत्वपूर्ण चुनौती है कि 60% से भी, आगे देखते हैं, 60% से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के कानूनों तो बने परंतु इसके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। अर्थात यहाँ पे भारत के सरकार के द्वारा कृषि सुधार में किए गए प्रयास के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, हम लोग जानते हैं कि जिससे में हरित क्रांति का जो दशक था वो 1960 से 1970 के बीच में, 1967-68 के बीच में हरित क्रांति हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान हैं। किसानों को कम से कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित है। किसान के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना अर्थात PAIS भी शुरू की है। अर्थात सरकार के द्वारा, सरकारी बैंकों के द्वारा, बहुत सारे संस्थान के द्वारा, जो सरकार के द्वारा किसानों को एक प्रोत्साहित राशि या फिर बहुत सारा चीज़ मतलब ये दिया जा रहा है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, अर्थात इसमें लोन दिया जाता है ताकि किसान अपना कृषि कर पाए। इसी सब के जो अग्रिम राशि जो सरकार के द्वारा दिया जाता है उसी के बारे में ये बताने की कोशिश की गई हुई है, ठीक है, ताकि इससे ये फैसला मतलब ये फ़ायदा हो कि लोग अत्यधिक आधुनिक प्रणाली का उपयोग करें, उर्वरक का प्रयोग करें, रसायन का प्रयोग करें और खेती की पैदावार को बढ़ा सके, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, देख रहे थे कि इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों को शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। अर्थात सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए जाते हैं कि ताकि बिचौलियों से मतलब जो कि बीच में ज़्यादातर पैसा ले लेते हैं, जो मतलब सरकार द्वारा जो प्रोवाइड किए गए हुए उर्वरक रसायन का दुरुपयोग करते हैं, वो ज़्यादा दाम लगा करके किसानों को देते हैं। इससे बचने के लिए सरकार बहुत सारा प्रयास करती है। अब यहाँ पे भूदान ग्रामदान योजना के बारे में ये बताया गया हुआ है, ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं रोक दे रहा हूँ,
ठीक है, आप लोग इसको रोक करके देख लेंगे कि भूदान आंदोलन विनोबा भावे मतलब गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था, लेकिन इसके अग्रिम नेता के रूप में विनोबा भावे जी का नाम आता है। ठीक है, इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान का अनुमान 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश के लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन है। अर्थात यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि कृषि पे हमारे देश की लगभग 50% से भी अत्यधिक मतलब मात्रा में लोग कृषि पे निर्भर है, क्योंकि यहाँ देश में बेरोजगारी भी अत्यधिक मात्रा में है। साथ में हर किसी के पास अपना व्यवसाय भी नहीं होने के कारण लोग कृषि पे ही निर्भर रहते हैं, और कृषि की क्षेत्र भी बहुत सीमित है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात यह है कि जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1951 के बाद लगातार कृषि और संबंधित क्षेत्र में इसका देश के जीडीपी में इसका मात्रा घटते जा रही है। अर्थात ये देश के मतलब फ़ायदे के लिए है, क्योंकि किसी भी देश का वृद्धि तभी माना जाता है जब कि उस देश के जीडीपी में कृषि और संबंधित क्षेत्र का मात्रा काफ़ी कम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम की पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान के विकास के वरीयता दी गई है। अर्थात कृषि के जो ट्रेडिशनल है, जो पारंपरिक जो खेती करने का जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कि मतलब जो कि कृषि करने का जो पद्धति जो थी, और जो वर्तमान में भी कुछ अभी भी है, उसको चेंज करने के लिए सरकार बहुत सारा प्रयास कर रही है और अपना योगदान दे रही है, ताकि कृषि के पद्धति में परिवर्तन किया जाए और उत्पादन को अत्यधिक से अत्यधिक किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ तालिका के बारे में ये बताया गया हुआ है, इसको देख सकते हैं कि किस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण 2016 का ये आंकड़ा है। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये चेंज होते रहती है। आप लोग प्रेजेंट का जो 21-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो डाटा है उसको ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा रासायनिक उर्वरकों पर सहायक कम करने के उत्पादन लगातार बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि का हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिससे कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। अर्थात यहाँ कृषि में दयनीय स्थिति हो रही है, इसके बारे में ये बताने की कोशिश किया जा रहा है। अब देखते हैं वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में ही यह स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापार भारत आए, तो उस समय भी देख लेते हैं इसको। भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे, और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाले मुख्य वस्तुओं में शामिल है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया।
मैनचेस्टर और लिवरपूल जैसे सूती वस्त्रों के उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। अपने 1917 के बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे कि हाँ हमने बताया भी था। आप मतलब तो जस्ट हम लोगों ने ऊपर ही बात किया था कि नील की खेती होती थी ताकि उससे मतलब यहाँ उस समय उपनिवेशी काल था। यहाँ के अंग्रेज़ सरकार यहाँ से नील को पश्चिम अर्थात अपने देश में ब्रिटेन में भेजते थे और वहाँ पे इसका कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था, उसी के बारे में बताया गया हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको वर्ल्ड फूड डे के बारे में ये बताया गया हुआ है कि 16 अक्टूबर को 2006 से ये मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये भी मतलब ये नील के खेती के बारे में ही ये बताया गया हुआ। चलिए आगे देखते हैं। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायक दी जाती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे भारत की जो कृषि पिछड़ी है, इसी के बारे में मैं बताने की कोशिश किया गया है। आप इजराइल के बारे में जानते होंगे, तो वहाँ के कृषि व्यवस्था अत्यधिक बहुत आगे तक निकल गए हो, क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी इतना आगे निकल गया हुआ है, जिसके कारण वहाँ पे कृषि के पैदावार अत्यधिक मात्रा में हो गई हुई है और भारत इस सब चीज़ में अभी थोड़ा सा पीछे है। आगे देखते हैं। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति में लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता है कि देश की हरित क्रांति के दौरान रसायनों का अत्यधिक प्रयोग जलभूतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। आज जिन क्रांति संकेत शब्द है जिसे जननिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। अर्थात यहाँ पे भारत की जो दयनीय स्थिति है कृषि के मामले में, उसी के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसके बाद भी यहाँ पे कृषि की स्थिति गंभीर है, क्योंकि सरकार भी उस तरह से ध्यान नहीं देती है। हाल ही में जब कृषि बिल भी आया था, उसका विरोध किया गया, और सरकार के द्वारा उसका वापस भी ले लिया गया। इस सब की समस्या भारत में अभी भी देखी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार को चाहिए कि उचित और किसानों के हक में कुछ ऐसा बड़ा फैसला उठाए ताकि किसानों का हित हो और कृषि को बढ़ावा मिल पाए, ताकि भारत की कृषि भी वैश्विक स्तर पे प्रतिस्पर्धा कर सके। ठीक है, वास्तव में कार्बनिक कृषि आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खदानों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खदानों के स्थान पर कीमती फसलों उगानी चाहिए। इससे आमदनी अत्यधिक होगा और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फसलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों मतलब यानी जटरोफा और जोजोबा के फसल से यानी फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल, गन्ने में से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्री लोगों का कहना है कि भारत में जो ज़्यादा चावल और गेहूँ का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है और इसमें खर्च भी ज़्यादा होती है, तो इसका उत्पादन नहीं करके कुछ
कुछ ऐसे फसल का उत्पादन किया जाए जिसका निर्यात होता है और उसे बेच करके इनकम मतलब किया जा सके। ठीक है, इसी के बारे में कुछ अर्थशास्त्री द्वारा ये बताया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट करके दिया गया हुआ अनाज के स्थान पर मूल्यों की फसलों बारे उगाने के बारे में, इसे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये आज ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने मुख्य रूप से कृषि के बारे में जाना कि कृषि के क्या क्या स्थिति है भारत देश में, और कृषि का प्रकार कैसे हैं, कृषि का उत्पादन क्षेत्र के क्या क्या है। इससे आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे, आपको टोटल क्वेश्चन, आपको टोटल टॉपिक याद हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बना करके देखेंगे, आपको लगभग सभी का सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगता होगा, और अच्छा लगे तो अपना सपोर्ट ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।